नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री आज लोकसभा में जिस अंदाज में नजर आई, उस माहौल को देखते हुए कई चीजें सामने आई और आने वाले वक्त के लिए भी काफी संकेत मिले हैं। आज देश का अंतरिम बजट पेश किया गया और अंतरिम इसलिए कि अगले आने वाले 2 महीने में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके बाद, यानी अगर माना जाए कि जुलाई में आम बजट पेश हो सकता है, जिसे हम पूर्ण बजट भी कह सकते हैं। इसीलिए आज 2 महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसे अंतरिम बजट का नाम दिया गया है। लोगों को उम्मीदें थी कि इस अंतरिम बजट में हो सकता है काफी कुछ ऐलान हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है और इन्हीं चुनाव को देखते हुए इसे सियासी बजट का नाम भी दिया जा रहा था। लेकिन अब ये कितना सियासी रहा है, आज के बजट में जो ऐलान हुए हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, वो धरातल पर कितनी टिकी हैं, आने वाले कुछ वक्त में, यानी लोकसभा चुनाव से पहले क्या हालात हो सकते हैं, क्या नई चीजें हो सकती हैं। टैक्स, कर, किसान, युवा, महिलाएं, उद्यमी, तमाम जो वर्ग हैं उन्हें क्या कुछ मिल सकता है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी, चर्चा होगी और आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से सीए सचिन जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से राजेश कटारा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी से देवेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वप्निल जैन है, महिला उद्यमी हैं और वित्तीय एक्सपर्ट यानी सीए विक्रम खेदर जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले कटारा जी आपके पास आते हैं। कैसा लगा आज निर्मला सीतारमण जी ने जो लोकसभा में लगभग 58 मिनट तक अपना भाषण दिया, कितना पसंद आया और क्या कहेंगे? देखिए, मुझे क्या किसी को ही पसंद नहीं आया। ये जो बजट है ये चुनावी बजट था। जिस तरह से लोगों को एक उम्मीद थी, जो टैक्स स्लैब में जो छूट मिलेगी वो कोई छूट नहीं दी। सीनियर सिटीजन की कोई बात नहीं की गई इसमें कि सीनियर सिटीजन का क्या होगा। दूसरा, रोज़गार की कोई बात नहीं की गई। डीजल पेट्रोल के जिस तरह से बात कर रहे थे कि राहत मिलेगी, उसमें कोई कहीं राहत नहीं दी गई। ये जो बजट है ये आंकड़ों में और बही खातों में छिपा हुआ बजट है, जो बिंदु पे और जीरो पर एक पे ही कायम है। तो क्या लगता है ये चुनावी बजट है और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी क्या कोई खतरा मोल नहीं लेना चाह रही थी? बिल्कुल, बीजेपी जो काम करती है वो सिर्फ अपने हित के लिए करती है, चुनावों के सोच के ही ये काम करती है। जनता की सुख सुविधा या भलाई, रोजगार, बेरोजगार से इनका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप देखना, अभी हमारे साथी भी हैं यहाँ बीजेपी के, वो सिर्फ आंकड़ों की बात करेंगे, ना कि ये कहेंगे कोई उदाहरण ऐसा पेश नहीं कर सकते हैं कि उसको इतना फ़ायदा हो गया। व्यक्तिगत आप बताइए किस आदमी को क्या फ़ायदा हो रहा है इस बजट से, आप बताइए। तो इस तरह का बजट है ये। ठीक है, आंकड़ों में कितना उलझाते हैं सचिन जैन साहब बीजेपी से जो हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। जैन साहब, क्या वाकई आंकड़े वाला बजट है या कुछ तैयारियां हैं, या अक्सर कहा जाता है कि कई बातें दूरदर्शी नज़रों को अगर हम देखें तो उस हिसाब से भी होती, क्या लगता है? धन्यवाद प्रदीप जी। नवतेज के सभी दर्शकों को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा हमारे साथी राजेश जी ने बोला है कि ये बजट में कुछ घोषणाएं नहीं थी, ये नहीं था, तो इनको ये बता दूं, पहली बात तो ये बजट नहीं है, जैसा आपने पहले ही समझाया था कि ये अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट, वोट ऑफ अकाउंट या लेखानुदान जिसको भी बोलें, ये बेसिकली एक्सपेंडिचर के लिए स्वीकृति लेनी होती है गवर्नमेंट को। अगर अगले 2 महीने 3 महीने में इलेक्शन है तो ये एक प्रोसीजरल पार्ट है जिसको अपनाना होता है और उसी के अकॉर्डिंगली ये वर्क किया गया था। ये बजट भी बजट नहीं, लेखानुदान ही था, तो उसके हिसाब से उन्होंने खर्चे जो होने वाले हैं उसके हिसाब से कोई नई घोषणाएं ना तो कर सकते थे, बनती भी नहीं है और उन्होंने की भी नहीं है। जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है वो कभी भी हवाई बातें नहीं करती हैं, हमेशा धरातल की बातें करती हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी सरकार है, उसके बारे में हम हमेशा ये बात जानते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो मोदी की गारंटी है। तो हम यही कहेंगे कि जो उन्होंने कहा है आज तक करके दिखाया है, और हम इतना जानते हैं और सारी विश्व मानता है कि विश्व पटल पर आज जो भी कार्य किया गया है पिछले 10 सालों में, उसको कहीं आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारे विश्व ने माना है। और आज हम अगर 10 नंबर पे थे 2014 में हमारी इकोनॉमी के मामले में, तो आज हम 5वें नंबर की इकोनॉमी हो चुके हैं। जैन साहब, क्या लगता है ये जो लेखानुदान कहें या अंतरिम बजट कहें,
लोकसभा चुनाव जो अगले 2-3 महीने में जो होने वाले हैं, क्या कुछ आप लोगों को फायदा मिल पाएगा? पब्लिक आपसे जुड़ पाएगी? बिल्कुल। इस बजट में अगर आप कुछ घोषणाओं की बात करेंगे तो पहली बात तो हम इस बजट को इलेक्शन बजट मानते हुए नहीं चल रहे थे, इसलिए ये इलेक्शन बजट था भी नहीं। हमने जो भी चीज़ इसमें घोषणा की है, अगले 5 साल, 10 साल या 2047 में भारत को विकसित कैसे बनाया जाएगा, उस पर ही चर्चा की है। हमेशा हमने देश की सोची है। जैसा इन्होंने कहा वैसा बिल्कुल कतई नहीं है कि हम पार्टी की सोचें। हमारे लिए देश प्रथम है, नेशन फर्स्ट हमारा बेसिक राइट है। हम ये कहना चाहेंगे इस मामले में, हमारा जो हमारी पार्टी लाइन है या ये है कि जो भी करना है देश के हितों के लिए करना है। जैसा इस बजट को कहा गया था कि ज्ञान बजट है, गरीब के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए और नारी की शक्ति के लिए ये बजट समर्पित था। अगर इन्होंने कहा किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है तो इन्होंने टैक्स प्रोविज़न, क्योंकि बजट में लोग टैक्स प्रोविज़न की इन्होंने मेरे से चर्चा की, तो टैक्स प्रोविज़न को भी अगर इन्होंने समझाओ, ऑल्दो टैक्स बढ़ाया कहीं भी नहीं है, मगर इन्होंने 3 छूटें दी हैं जो कि इन्होंने छोटी सी लाइन में बोली 44AD प्रेजम्पटिव टैक्सेशन। उस प्रेजम्पटिव टैक्सेशन को इन्होंने लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। मतलब अब 50% इंक्रीज़ कर दिया है इन्होंने प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के लिमिट को। यानी आपको अपने कार्य पे ध्यान देना है, आपको अपने व्यापार में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके ऊपर काम करते हुए 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ तक भी आपको बुक्स प्रॉपर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है और कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अपना सकते हैं। ये कह सकते हैं कि लोगों को राहत दी गई है। एक छोटी सी और चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा। एक इन्होंने जो बात शायद लोगों ने नहीं पकड़ी, 1 करोड़ करदाताओं की जो छोटी छोटी डिमांडें थी 10,000 और 25,000 की दोनों सेगमेंट में, उनको 1 करोड़ करदाताओं को बेनिफिट मिलेगा। एमनेस्टी स्कीम लाए हैं क्योंकि 10 साल पुरानी डिमांडें आज भी खड़ी है, उसकी वजह से उनका रिफंड नहीं आता है, उसी में एडजस्ट हो जाता है। तो वो सारी डिमांडों को सरकार ने आज एक तरह से माफ किया है एमनेस्टी स्कीम की तरफ से। तो ये 1 करोड़ करदाता टोटल मिला के 18% होते हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट है जो कि इस बजट में दिया गया है। स्वप्निल जी, आप पेशे से उद्यमी हैं, कारोबार करती हैं। यहाँ जिस तरीके से सचिन जैन साहब बता रहे हैं कि वाकई राहत दी गई है, काफ़ी कुछ छूट दी गई है, फ़ायदा मिलेगा, क्या लगता है आपको कि जो उम्मीदें पहले आपको थी, क्या उम्मीदों पर आज निर्मला सीतारमण खरी उतरी हैं? जाहिर सी बात है, हम जब भी बजट एक्सपेक्ट करते हैं, हम सबसे पहले टैक्स में रिबेट एक्सपेक्ट करते हैं। लास्ट ईयर एक न्यू रिजीम आई थी और उसी में हम एक्सपेक्ट करते हैं जिस हिसाब से इन्फ्लेशन रेकरिंग राइज आ रहा है, हम चाहते थे कि इन्फ्लेशन में हमें टैक्स में हमें अच्छा स्लैब मार्जिन मिले, वो नहीं मिला है। बट हम जब आप ग्लोबल लेवल पे आप देखते हैं तो इंडिया को अच्छी रैंकिंग ज़रूर मिल रही है। अब आप देखेंगे इस बार बजट में मैक्सिमम फोकस ट्रैवल और टूरिज्म पे रखा गया है और इंडिया को हाईलाइट किया गया है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, नॉलेज एंड IT। चलिए ठीक है। देवेंद्र यादव जी, देखिए बीजेपी की अपनी बात है, कांग्रेस की अपनी खिलाफत है, लेकिन जो होना था वो आज 58 मिनट के उस पूरे भाषण में, उस पूरे स्पीच में हो गया है। लेकिन अब क्या वाकई सियासत यहाँ पर थी, नहीं थी? लोगों को जो उम्मीदें थी उन पर हम कितना खरे उतरे इन भाषणों में, इस ऐलान में, क्या कहेंगे? देखिए प्रदीप जी, आज का जो भाषण जो था निर्मला जी का, वो मोदी जी का जैसे एक तरीके से विदाई भाषण नजर आ रहा था। उन्होंने 12 बार मोदी जी का धन्यवाद किया। उन्होंने अपने भाषण में 42 बार प्राइम मिनिस्टर शब्द का प्रयोग किया, 42 बार टैक्स शब्द का प्रयोग किया। लेकिन जिन अहम मुद्दों के साथ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, युवाओं को रोजगार की बात पर, आज के पूरे भाषण में एक भी बार निर्मला जी ने जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये बताती है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता में युवा और रोजगार तो है ही नहीं। दूसरी बात, महिलाओं की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। ये जब महिलाओं की बात करते हैं तो उसी संसद में निर्मला जी के पीछे बैठ करके ब्रिजभूषण जी हंस रहे थे कि कौन सा महिला सशक्तिकरण जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास रच रही थी। चेस में मेडल बढ़ गए, उसके क्रेडिट इनको लेना है, लेकिन कुश्ती संघ किस तरीके से बर्बाद हुआ, उसकी बर्बादी का श्रेय ये लोग नहीं लेना चाहते हैं। किस तरीके से देश की बेटियों को परेशान किया गया, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहती है। ये लोग बात कर रहे थे किसानों की। आज आप देखिए, किसानों को उम्मीद थी कि यार इस बजट में उनका जो कर्ज जो है उसमें छूट मिलेगी, MSP को लेकर के कोई बड़ी बातें की जाएंगी, लेकिन तमाम चीजों पर जो है किसान भी हताश हुआ। पेट्रोल, डीजल, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर खड़े होकर के डांस करती नजर आती थी, सिलेंडर लेकर के लोग सड़कों पर बैठ जाते थे, आज सुबह बजट आने से पहले सिलेंडर के प्राइस बढ़ा दिए गए, सिलेंडर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें जो घटनी थी उनको घटाने की बजाय जो है उनको बढ़ाया लगातार जा रहा है पिछले 10 साल के अंदर।
तो ये लगातार मोदी सरकार को देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से सिर्फ जुमलाजीवी जो था बजट पेश किया गया। ये 2047 की बात करते हैं, 2024 की बात नहीं करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी 2014 में, राजकोषीय जो घाटा जो था हमारे देश का वो 4.58% था और आज वो बढ़कर के 5.58% हो गया है। तो ये बताता है कि देश लगातार जो है घाटे में जा रहा है। कर्ज लगातार जो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था 2014 में, आज 155 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के 205 लाख करोड़ हो गया अभी रिसेंट में। तो जिस तरीके से देश कर्ज में डूब रहा है, युवाओं को इग्नोर किया जा रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, किसानों को तो मोदी सरकार भूल चुकी है। ये बता रही है कि अब इनकी विदाई का समय आ गया है। इन्होंने देश की जनता का विश्वास तोड़ा है, 2014 के तमाम वादों को जुमला साबित किया है। अब चुनाव आ रहे हैं, जनता जवाब देगी इनको। आने वाला समय जो है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश की जनता को ठगा और उनको दुखी किया है, अब जनता इनको जवाब देगी, जनता इनको सिखाएगी। सचिन जी देखिए, जिस तरीके से क्योंकि देवेंद्र जी को शायद पसंद नहीं आया निर्मला सीतारमण जी ने जो भी ऐलान किया, जो भी अपनी बात कही, लेकिन अगर आंकड़ों के मायाजाल को हम छोड़ दें, क्योंकि ये जब आंकड़ों की गणित जब हम गिरते हैं कि 573 करोड़ या ग्राफ गिर गया, ये काफ़ी एक अलग लेवल पर बातें होती हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति जिसे रोटी रोजी और रोजगार, ये तमाम तरह की शिक्षा, ये जो तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं जब चाहिए होती हैं, तो इन आंकड़ों से बाहर निकलना पड़ता है। क्या ये माना जाए कि यहाँ पर कोई कवायद की गई, या फिर इलेक्शन के बाद में सरकार अगर आपकी बनती है या जो भी होता है, क्या उस समय कुछ हो सकता है? बिल्कुल प्रदीप जी, मैं आपको फिर से वही निवेदन करूंगा कि जैसा कि ये बजट लेखानुदानी था, तो इसमें ज़्यादा घोषणाएं वैसे नहीं हो सकती, मगर फिर भी हर एक वर्ग के लिए एक अलग अलग अच्छी घोषणाएं या कुछ कहें कि शुभ संकेत इसमें दिए गए हैं। उनमें से अगर बात करें वुमेन की, जैसा इन्होंने बोला कि वुमेन के लिए कुछ नहीं था, तो वुमेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्वास्थ्य की बात, ये भूल ही गए कि सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन इन्होंने पूरे इंडिया को फ्री देने की बात की है। 9 to 14 ईयर्स, बड़ा लंबा 5 साल का पूरा कवरेज किया है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की बात आई है। वो एक बहुत अच्छा महिलाओं के लिए कदम है। आज हम बात करेंगे लेबर कंट्रीब्यूशन महिलाओं का इतना बढ़ गया है कि पहले 23% था, अब 37%। हमारे देश की ग्रोथ में महिलाएं साथ दे रही हैं। आज हम बात करते हैं लखपति दीदी जो एक योजना है, उसके तहत भी 3 गुना उस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आवास योजना में बात करेंगे, पीएम आवास योजना में भी सबसे ज़्यादा लाभान्वित जो हुई हैं वो हमारी महिलाएं ही हुई हैं। आप बात करते हैं महिलाओं को अगर कुछ नहीं दिया गया तो फिर ये सब क्या है? अगर इसकी बात करें, जब पहले 2014 में हमें सरकार मिली थी तो 35,000 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में थे बैंकों में। आज 2,01,000 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में, जनधन खाते में, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट उनको दिया जा रहा है और वो सक्षम होती जा रही है, स्वावलंबी होती जा रही है। ये बात करते हैं कि आप रोजगार नहीं दिया, रोजगार का हमारा हमेशा से शुरू से एक ही उद्देश्य रहा है, स्वरोजगार। हम आदमी को आत्मनिर्भर बनाने पे बात करते हैं, हम उसके जेब में डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात करते हैं। हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि हम लोगों को सक्षम बनाएं, उनको अपने पैरों पे खड़ा रहने के लिए कहें, स्वाभिमान से जीना सिखाएं। हमें खैरात बांटने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति स्वाभिमानी होगा तो वो खुद कमा के खुद अपने दम पे काम करेगा। आज इन्होंने कहा कि यानी आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक अपने हिसाब से जो चाहे वो करे। बिल्कुल, इसकी इस पर हमारी शिक्षा नीति भी हमने इसीलिए चेंज किया 2020 के अंदर। थोड़ा सा गणित को समझने की कोशिश करते हैं। विक्रम जी, ये अगर हम टेक्निकल रूप से इसे देखें तो क्या फायदा, क्या नुकसान, या जो ऐलान हुए क्या वाकई कहीं कोई जगह रखते हैं अपनी? प्रदीप जी, आपको और पूरे दर्शकों को सभी को सादर प्रणाम। और ये जो बजट है ये देश के अंदर एक नई जैसे ऊर्जा है वैसा रूप रहा है इसका। और जो अग्रिम बजट है, इस बजट से हम देख सकते हैं कि आगे 2-3 महीने में कैसा देश आगे विकसित करने वाला है, क्योंकि ये स्वर्ण काल का समय चल रहा है देश के अंदर। और गवर्नमेंट अपनी साइड से जो कुछ कमियां थी उनको इम्प्रूव करती हुई जा रही है लगातार। और यहाँ किसी पक्ष की या विपक्ष की चर्चा नहीं है, यहाँ देश की बात हो रही है। और देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो देता है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री देती है। और मैं जो अपना विषय है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे ही रखना चाहूँगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर रेवेन्यू के अंदर गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति को सेटिस्फाई कर पाए, क्योंकि आप कहो कि चोर को भी सेटिस्फाई कर दे, साहूकार को भी सेटिस्फाई कर दे, तो ऐसा तो कुछ कानून होता नहीं है या व्यवस्था ही नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी साइड से प्रयास किया है। पहले 2 करोड़ घर के लिए गवर्नमेंट ने अनुदान किया था कि भाई सब्सिडी देके और कैसे भी एक व्यक्ति का घर बन पाए। ऐसे ही 2 करोड़ का और अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, तो ये बहुत खुशी का विषय है। और
हर व्यक्ति के लिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक ऊर्जा का विषय है कि वाकई इसमें इंडस्ट्री वापस ऊपर काम करेगी। और यदि हम नीचे की बात करें कि नेगेटिव कुछ देखें कि भाई इसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता था, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री जब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, आज इसका एक टिकट साइज जो देखेंगे 40-50 लाख का होता है, जिसको बेचने वाला व्यक्ति थोड़ा एजुकेट नहीं होता है, तो शायद मेरे हिसाब से जैसे आईटी को प्रमोट किया है। अरे कुल मिलाकर आप यहाँ पर ये कह रहे हैं हाँ कि जी। जो भी ऐलान किया गया, जो भी बातें की गई, वो पब्लिक हितों के लिए है। राजेश जी, सियासी माने नहीं मानते, आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि पब्लिक को काफ़ी फायदे वाली चीज़ें हैं, रियल एस्टेट में फ़ायदा है, आम लोगों को फ़ायदा है, महिलाओं को जो 1 लाख लखपति दीदी की बात की जा रही है, वो उसकी तादाद 3 लाख तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2047 के भारत की नींव मजबूत करने का ये एक आगाज है, एक कोशिश है। तो क्या ये जो तमाम चीज़ें हैं, अगर ये सही हैं, तो फिर आरोप प्रत्यारोप या जो कमियां निकालने की बात विपक्ष की ओर से की जाती है, फिर वो क्यों? देखिए, समाज में युवाओं में हर तबके के लिए कहाँ ये रोजगार दे रहे हैं, ये कैसे आगे बढ़ाएंगे इस भारत को। आज कहते हैं विदेशों में नाम हो रहा है, ठीक है, विदेशों में नाम हो रहा है, पर देश के अंदर आप देखिए कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, कर्ज की वजह से। किसानों की ये लोग बात करते थे, अभी हमारे साथी यादव जी ने बोला, किसानों की बात करते थे कि कर्ज माफ़ी, तो करिए ना कर्ज माफ़ी, क्यों नहीं कर्ज माफ़ी कर रहे हैं। आज ये जिस तरह का कानून लाते हैं, थोपने वाला कानून इस देश के अंदर, किसान बिल लाते हैं, किसान को नहीं पूछते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो ड्राइवरों के लिए कानून लाए थे, उन ड्राइवरों से नहीं पूछी जाती है। तो ऐसा कानून क्यों लाना चाहते हैं? जिसके लिए आप कानून ला रहे हो उस आदमी से क्यों नहीं सलाह ली जा रही है? क्यों विरोध होता है इनके हर कानून का, नीचे से लेकर ऊपर तक, और क्यों उस आवाज़ को दबा दिया जाता है? क्यों इस तरह का कानून लाते हैं लोग कि कोई सड़कों पर बोलेगा तो उसको सजा का कानून दे दिया जाएगा। आज ड्राइवर बेचारा, उसकी कोई सुरक्षा के लिए क्या कानून लाए आज ये बताइए आप? कहते हैं वहीं रुकना पड़ेगा उस ड्राइवर को, नहीं उसको 10 साल की जेल होगी, 7 लाख रुपये, कुछ इस तरह का कानून था इनका। तो अगर वो रुक जाए वहाँ पे, अगर जनता उसके साथ कोई हाथापाई कर दे, कुछ भी कर दे, तो उसके लिए सुरक्षा के लिए क्या कोई कानून है? उस पर कोई बात की इन्होंने? कम से कम सारे लोगों से पूछना चाहिए। आज कहते हैं मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी क्यों? लोकतंत्र में अकेले क्या मोदी जी गारंटी देंगे? बाकी मंत्रिमंडल का क्या काम है? सिर्फ ताली बजाने का, मेज थपथपाने का काम है? लोकतंत्र में सबकी गारंटी तय होनी चाहिए, ना कि मोदी जी की गारंटी। क्या और लोग बैठे हैं इस लोकतंत्र के मायने में, लोकतंत्र के पदों पर बैठे हैं, क्या वो कुछ नहीं बोलेंगे? वो कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। तो यूं तो हर पार्टी में जो भी मुखिया होता है वो गारंटी देता है, नाम उसी का चलता है, नेम प्लेट तो उसी की चलती है। आपके यहाँ भी चलती है, नहीं सर, आम आदमी पार्टी में भी चलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के मुखिया की भी गारंटी चलती है। आज रक्षा मंत्री कोई बात है, रक्षा मंत्री गारंटी होगी, वित्त मंत्री देगा, वित्त मंत्री गारंटी होगी। सीतारमण जी बिल पेश कर रही हैं, अभी इन्होंने बजट पेश किया, उसमें गारंटी मोदी जी की, उनका भी कहीं नाम ले लीजिए आप। सीतारमण जी के बोल बजट तो वो पेश कर रहे हैं, मोदी जी के कहने से वो पर्ची वाली बात चल रही है कि उन्होंने जो पर्ची दे दी वो उन्होंने अपने बोल दी, उन्होंने वित्त मंत्री जी ने। तो इस तरह की बातें, सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यही नहीं कि मोदी जी की गारंटी, क्या पूरी पार्टी में मोदी जी है कैसे हैं? बाकी और किसी का कोई विजन है ही नहीं। इस देश के किसी उद्यमी का कोई विजन नहीं, कोई युवा का कोई विजन नहीं, कोई किसान का कोई विजन नहीं। लेकिन यहाँ तो सभी लोगों की जिम्मेदारी उद्यमी खुद कह रहे हैं, सीए जो एक्सपर्ट हैं, वित्तीय एक्सपर्ट हैं, वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि हाँ, कहीं न कहीं एक पॉजिटिविटी है, आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं देश के। देखिए क्या संकेत मिले, मुझे तो कोई संकेत दिख नहीं रहे। जिस तरीके से टैक्स कलेक्शन हो रहा है, उस तरीके से क्या सुविधाएं मिल रही हैं? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप इन लोगों में से पूछ लीजिए, आज के बजट में किसी आदमी को डायरेक्ट कोई फायदा हुआ है क्या? एक भी आदमी बता दीजिए कि हाँ मुझे, मेरे लिए मकान मिल गया, मेरी किस्त में छूट मिल गई, मेरी ब्याज में छूट मिल गई, मुझे रोजगार मिल गया, मुझे शिक्षा का अधिकार मिल गया, मुझे चिकित्सा का कोई अधिकार इस तरह का मिल गया। आप बताइए किस चीज़ में? ठीक है, यादव साहब आप भी मानते हैं कि कोई फायदा नहीं मिला? देखिए प्रदीप जी, मैं नहीं, सरकारी आंकड़े बताते हैं, इन्हीं की सरकार के द्वारा जो आंकड़े समय समय पर पेश किए गए, वो आंकड़े ये बात बताते हैं कि जनता जो है वो तबाही की ओर बढ़ रही है। प्रदेश जो है हमारा खुद का राजस्थान जो, वो पीछे छूट रहा है तमाम चीज़ों में। आज के बजट में अगर बात की जाए तो अभी थोड़े दिन पहले ERCP पे खूब शोरगुल हुआ। राजस्थान को उम्मीद थी कि इस बजट में ERCP के लिए कुछ अलग से पैसा रखा जाएगा, लेकिन इस बजट ने राजस्थान की जनता को निराशा दी है। आज आप देखिए, राजस्थान में बेरोजगारी, पेपर लीक पर भारतीय जनता पार्टी ने खूब हंगामा किया था, लेकिन पूरे देश में 45 साल के रिकॉर्ड बेरोजगारी तोड़ चुकी है। ना तो राज्य सरकार रोजगार देना चाहती है, ना केंद्र सरकार रोजगार देना चाहती है। आज केंद्र का बजट आया था, छात्र जो रेलवे के जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं।
पूरे देश में अलग अलग जगह पर, जबकि उसी रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। रेलवे में एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं इस चीज के कारण, पद खाली होने के कारण से, लेकिन रेलवे के पदों को भरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है। इन्होंने बात करी कि हम 40,000 डब्बों को जो है वो बेहतर बनाएंगे, उनको वंदे भारत के दर्जे का लेकर के जाएंगे। उस वंदे भारत का किराया जो है एक नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। जो भारत का जो गरीब जो आदमी है उसको एक ट्रेन की सुविधा छीन लेना चाहते हैं। पिछले दिनों दर्जनों वीडियो वायरल हुए जिसमें ट्रेन में किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है, जो रिजर्व जो डब्बे होते थे उनमें भी बैठने की जगह नजर नहीं आ रही है। तो रेलवे को बर्बाद करने का इन्होंने काम किया है। ये कह रहे हैं कि देश की आमदनी बढ़ गई, और इन्हीं की जो एक संस्था जो है, जो PLFS का जो सर्वे जो आया है उसमें बताया कि जो 25% जो मंथली जो इनकम है वो डिक्लाइन हो गई है। इन्हीं की सरकार के आंकड़े जो इनको झूठा ठहरा रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने एक काम 10 साल में किया, वो जुमलेबाजी। हर बार जो एक नया फ्लेवर लेकर के आ जाते हैं। इस बार कह रहे 2047 में करके दिखाएंगे। 2047 तक कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता से बाहर होगा, कौन जिएगा, कौन मरेगा, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन ये 2047 के सपने दिखाना चाहते हैं। आज देश में 80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी गरीब मानती है। उनको ये 5 जो किलो जो है राशन दे रहे महीने का, ये खुद कहते हैं 80 करोड़ लोग गरीब है। तो उसी देश में इन्होंने किया क्या है पिछले 10 साल के अंदर बैठ करके? भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। इन्होंने सिर्फ ये जवाब सचिन जैन साहब से मांगेंगे। स्वप्निल जी, आप कुछ कह रहे थे। मुझे लगता है कि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिस कर दिए जी। बजट में स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया पे बहुत मेजर एम्फेसिस था। जब भी बजट अनाउंस होता था तो हमेशा एक फाइल में फाइनेंस मिनिस्टर आते थे और अनाउंस करते थे। इस बार एक रेड डिवाइस में सीतारमन जी आई थी और उन्होंने इसी से एग्जाम्पल सेट करके डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया पे बहुत एम्फेसिस दिया था, जो मुझे लगता है कि हाँ मिस हो गया है। और बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है कि यूथ के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। और हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार हमें फ्री में गिफ्ट दे दे, पैसे दे दे, कुछ घर दे दे या कुछ भी फ्री कर दे। हम एक मिस कर देते हैं कि हर अनएम्प्लॉयड व्यक्ति को आज एक फ्री वेजेस मिलती हैं सरकार की तरफ से, और इससे ज़्यादा फ्री मुझे नहीं लगता कि कुछ भी देना चाहिए। इससे हम सेल्फ डिपेंडेंसी यूथ की ख़त्म करते हैं, विच इज़ मोर डेंजरस फॉर द यूथ। बिल्कुल, यानी कुछ कह सकते हैं कि उम्मीदों के आसपास ही पूरा मामला रहा। सचिन जी, तमाम सवाल आप लोगों पर हैं इस बार कि जो वादे किए जाते हैं, जो उम्मीदों की जो किरणें नज़र दिखाई जाती है, वहाँ कुछ भी नहीं होता और केवल एक ही व्यक्ति की जय जयकार होती है। ऐसा है, जय जयकार की बात हम कहेंगे तो एक छोटी सी बात मेरे को गोस्वामी तुलसीदास जी की याद आ रही है कि मणि मानिक महंगे किए, सहजे तृणजल नाच, तुलसी सोई जानिए, राम गरीब नवाज। वो श्री राम जी के लिए बोला गया था ये दोहा, मगर उसमें भी यही कहा गया था कि सहजे तृण जल और नाच, मतलब आप हमारे जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं उनकी सहज करना होगा, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा और उनके लिए वेलफेयर के लिए काम करेंगे तो ही आप गरीब नवाज कहलाएंगे, आप तभी एक अच्छे नेता कहलाएंगे या एक नेतृत्व की ओर लेके जाएंगे। तो आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो इसी तरीके से सारे कार्य करते आए हैं और उन्होंने किसी को भी डिपेंडेंट बनाने के लिए नहीं रखा है, या जैसा कि पूर्व की सरकारें करती आई थी कि वो गरीब को गरीब ही रखना चाहती हैं, क्योंकि अगर वो गरीब से पढ़ा लिखा हो जाएगा या वो स्किल्ड हो जाएगा तो वो शायद उनका वोट बैंक नहीं रहेगा, इसीलिए वो उन चीज़ों को लेके ही एम्फेसिस करती है। जबकि हमारा, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारा मेन मोटिव देश प्रथम है, देश के नागरिकों को आगे बढ़ाना है और हमें विश्व गुरु बनाना है। उस मोटिव को लेते हुए हम सारे कार्य करते जा रहे हैं और ऐसा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम दे सकते हैं। G20 की बात आज बजट में भी की गई, वहाँ आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी हमें बोलते हैं कि साहब GST को लेकर आपने इसमें कुछ घोषणा नहीं की, तो ये बात अपन हर बजट में बोलते हैं कि साहब ये GST काउंसिल की मीटिंग नहीं है, ये लोकसभा में पास किया जाने वाला बजट है जिसमें GST की तो चर्चा ही नहीं होती है। तो GST की एक्सपेक्टेशन एक छोटी सी बात और है, इन्होंने कहा डायरेक्ट बेनिफिट किसी को नहीं दिया। एक और घोषणा ये भूल गए कि सोलर प्लांट जहां लगेगा वहां पर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, बची हुई यूनिट जो एक्सेस प्रोड्यूस होगी उसको परचेज किया जाएगा। तो क्या वो डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है? इससे दो चीजें हैं, एक तो हमारे राजस्थान की बात करें तो हमारी सोलर एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक उद्योग बन सकती है, और हम अगर ये कन्वर्जन लेके आते हैं तो हमारी कॉस्ट तो सेव हो ही रही है क्योंकि बिजली हमें फ्री मिलेगी, प्लस हम प्रोडक्शन में भी सहायता देंगे। तो हर एक चीज आगे बढ़ने के हिसाब से सोच के साथ में की जा रही है। 7 IIT, 7 IIM, 16 IIIT। ठीक है सचिन जी, वापस आता हूँ। विक्रम जी, क्या आपको लगता है ये जो तमाम आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को लेकर जा रहे हैं, या
जिन लोगों को उम्मीदें थी कि उनका विकास होगा, उन्हें कुछ राहत मिलती हुई नजर आती है? इन आंकड़ों के हिसाब से मैं जानना चाह रहा हूं। प्रदीप जी, ऐसा है कि रियल एस्टेट के सेक्टर के हिसाब से देखें या पूरे बजट के हिसाब से देखें तो ज़्यादा पहले इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेज हुए नहीं है। जैसे पिछले वर्षों से इस वर्ष में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि ज़्यादा चेंज करने से जनता को कुछ नुकसान होने वाला है या कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला है। बाकी गवर्नमेंट ने प्रयास किया है कि उसी को थोड़ा सुंदर किया जाए और सुंदर किया जाए, और करने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एजुकेशन में भी रियल एस्टेट है। आज गवर्नमेंट जो है एजुकेशन सेक्टर को यदि रियल एस्टेट को देती है तो नई इकोनॉमी मिलेगी देश को, कि नए अच्छे एजुकेट लोग उसमें बीच में आपके जो जीवन भर की पूंजी है, एक व्यक्ति की पूंजी है, लगाने वाला यदि एजुकेट रहेगा तो सही जगह पे यदि वो पूंजी लगेगी तो जैसे आज शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। जी, यहाँ एक सवाल है, चूंकि आप वित्तीय एक्सपर्ट हैं, सीए है, एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि क्या मध्यम वर्गीय, क्योंकि अक्सर जो नजरें जाती हैं वो मध्यम वर्ग पर जाती है, जो बिल्कुल गरीब तबका है उसका अपना एक लाइफ स्ट्रक्चर होता है, जो हायर लेवल का है उसका अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब नजरें मध्यम लेवल पर जाती है तो क्या उस मध्यम वर्गीय परिवार की हिंदुस्तान में उतनी आमदनी होती है कि वो बचा भी ले और इन तमाम चीज़ों को वहन भी कर सके और विकास भी हो सके? बिल्कुल, पहले से देखा जाए तो आप लॉकडाउन से पहले का जो समय देखोगे उस टाइम में एक मजदूर की जो कॉस्ट थी वो करीबन 300, 350, 400 रुपये की थी। आज यदि आप कहीं पे भी आपका कोई भी चीज़ में ज़रूरत होती है मजदूर की तो उसकी कॉस्ट करीबन 550, 600 रुपये की है। तो चीज़ें तो बढ़ रही हैं। आप उसको आप महंगाई कहोगे, एक एज ए किसी व्यक्ति के लिए कहोगे ये महंगाई हो गई है तो वो उसके लिए तो महंगाई है, लेकिन उस व्यक्ति की आमदनी में इम्प्रूव हुआ है। यानी कि उसको मंथली आप देखोगे तो करीबन 20,000 रुपये के लगभग का उसको पैसा, यानी ये कहा जा सकता है कि एक के लिए मुश्किल, एक के लिए राहत। और क्या कुछ निकल कर आया, क्या कुछ मुद्दे इस पर रहे जो आज का जो अंतरिम बजट रहा? देखिए, जब भी सरकार की ओर से किसी भी तरीके का ऐलान होता है, चाहे वो बजट की बात हो या दूसरे बड़े ऐलान की बात हो, हमेशा पक्ष और विपक्ष में टकराहट की आवाज जरूर आती है। विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता है, सरकार चाहे किसी की भी हो। लेकिन अक्सर जो पहले भी हमने जिक्र किया था कि जब बजट की बात आती है तो मूल रूप से यूथ पर, किसानों पर, महिलाओं पर, इन पर ज़्यादा नजरें जाती हैं और लोग देखते हैं कि सरकार जो बजट पेश कर रही है वो कारोबारी के लिए या महिलाओं के लिए या जो यूथ है जो आगे बढ़ना चाह रहा है, जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, उसके लिए क्या कर रही है। हमारे साथ इस चर्चा में मनीषा सिंह जी भी शरीक हुई हैं। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीषा जी, आप उद्यमी हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि कुछ सवाल रह गए थे सचिन जैन साहब के पास, हम एक बार लौटेंगे, आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि आज का जो ये अंतरिम बजट आया इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? सर, आज के बजट से जैसा कि मोदी सरकार हमेशा एंटरप्रेन्योर्स के फेवर में ही रही है, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी सर इंपोर्ट ड्यूटी को लेके कि सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ा कम करना चाहिए था, लेकिन एज सच हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई भी रिडीम नहीं मिला है, कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो थोड़ा सा तो सर डिसअपॉइंटमेंट ही कहूँगी मैं कि हम लोग कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उद्यमियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा आएगा हमारे लिए पॉजिटिव, बट एज सच कुछ भी नहीं हुआ है। यानी जो उम्मीद आपको जो थी वो पूरी नहीं हो पाई। देवेंद्र जी, चलिए सचिन जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, कुछ सवाल आप पर बाकी थे। मैं यही कहना चाहूँगा, मनीषा जी का एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि जैसा मनीषा जी अभी लेट ज्वाइन किया है, हमने पहले ही चर्चा करी कि इस बजट में कोई घोषणा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ऐसी ही परिपाटी है और ऐसा ही प्रोविज़न है कि खाली लेखानुदान है जिसमें कोई टैक्सेशन के चेंजेस नॉर्मली नहीं लाए जाते हैं, इसलिए इस बार नहीं लाए हैं। मगर जैसा बताया गया है कि जुलाई का जो बजट होगा हमारे विकसित भारत की ओर अग्रसित करने वाला बजट होगा, तो उसमें आप लोगों की ये सारी बातें रखी भी जाएंगी और मानी भी जाएंगी, ऐसा हमारे को पूरी उम्मीद है और ऐसा होगा भी। कौन पेश करेगा 2024 में जुलाई में जो बजट होगा? हम तो कहेंगे हम ही करेंगे, ऐसा है। अब दूसरा एक और विषय हम जो मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए नहीं सोचा है, तो उसके बारे में हमने इन बिटवीन ही एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स का 43B,
और उसके अंदर स्पेसिफिक किया है एज ऑन 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट डेट पे अगर कोई भी पेमेंट पेंडिंग है एमएसएमई सेक्टर का तो उसको विद इन 15 डेज उस पे करना कंपलसरी है। और अगर मैक्सिमम टाइम लिमिट अगर कोई एग्रीमेंट भी कर लो तो 45 डेज से ऊपर नहीं हो सकता, अदरवाइज वो खर्चा इनकम टैक्स में उसको अलाउड नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो होना है एमएसएमई सेक्टर के लिए होना है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होना है कि उनको उनका पैसा समय पे बिना कैपिटल ज़्यादा अटकाए हुए मिलेगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत उनकी वर्किंग कैपिटल की होती है। उसको बचाने के लिए ऑलरेडी बजट से पहले ही प्रावधान लागू करवा दिए गए थे, ताकि क्या है एमएसएमई सेक्टर को लेकर जो थोड़ी बहुत भी अड़चने कोविड के बाद आ रही थी वो दूर हो जाएं और उनको अपने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा तुरंत मिले। देवेंद्र जी क्या लगता है कैपेक्स के ऊपर 11.1 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया, सॉरी आपको मैंने बीच में वापस से काटा, 11.1 लाख का कैपेक्स का प्रोविजन ये दर्शाता है कि हम अभी भी आधारभूत संरचनाओं को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आधारभूत संरचनाएं ही हैं, इसलिए हम उनके ऊपर हैं हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। ये हमारे 4 बेसिक मेन मोटिव हैं जिनके लेकर हम हमेशा चिंतित रहे हैं और उन पे ही हमने काम किया है। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि जो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का अपनी आवास योजना तक तो बात हो गई थी, किसान को लेकर नैनो डीएपी उपयोग को लेकर अभी मोदी जी ने भी कहा कि इस बजट में हमने इसके ऊपर भी चर्चा की है। साथ ही आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान के थ्रू हमने किसानों को और आत्मनिर्भर बनाने की और अग्रसर किया है। खूब मेहनत कर रही है सरकार, ये माना जाए। तो देवेंद्र जी आप लोगों को मतलब क्यों एक विपक्ष वाली या इस तरह की चीजें क्यों, जब इतने तो सब विपक्ष कुछ का रोल है, विपक्ष का देवेंद्र रोल है, जी। वो निभा रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी जब जुमलेबाजी करने की बात आती है बोलते जम के करेंगे, और जब अपना जो है जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो बोलते सवाल मत करो, ये तो अंतरिम बजट है, अभी फाइनल बजट आएगा, ये होगा वो होगा। एक और तो हमारे भाजपा के साथी सरकार की घोषणाएं गिना रहे एक के बाद एक, और जब जिम्मेदारी की बात आती है युवाओं के रोजगार की तो बोलते अभी बात मत करो, जुलाई में बात करना, अभी नहीं दे सकते हैं। जब बात आती है आधारभूत संरचनाओं की बात करते हैं, आज कम्युनिकेशन सबसे मजबूत एक जीने का तरीका है। आप में यहाँ बैठे जितने लोग हैं, बीएसएनएल सरकारी संरचना है, उसको बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक भी बीएसएनएल की सिम नहीं मिलेगी आज किसी के फोन में, उसको ये बर्बाद करे क्योंकि वो वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ पाया। ये बात करते हैं रेवड़िया बांटने की, जब जनता को कुछ देने की बात आती है तो वो रेवड़ी बन जाती है, जबकि इन्हीं के मित्रों को जो वो बांटने की बात आती है तो वो रेवड़िया जो है 11 लाख करोड़ रुपए की जो टैक्सेशन राहत सिर्फ चंद उद्योगपतियों को दे दी जाती है। इस चीज के खिलाफ है। अभी हमारे युवा युद्ध में जिस तरीके से इन्होंने सवाल किया इंपोर्ट ड्यूटी का, बिल्कुल कम की जा सकती थी। एक और तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि जो पेट्रोल हो या ये चीजें हो, इनको पेट्रोल कंपनियां कंट्रोल करती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो उनके रेट बढ़ना बंद हो जाते हैं। जनता सब समझती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जनता को गुमराह करना चाहती है, भारत की जनता जागरूक है, पढ़ी लिखे समझ रही है, आप गुमराह नहीं कर पाएंगे। अब सवाल तो होंगे ना, आप जवाब नहीं दे रहे हो। ये बात कर रहे हैं एजुकेशन की, आप देखिए देश का एजुकेशन जो बजट जो था उसका एस्टीमेट भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कि 2024 में हमारा इतना होगा, उसको घटा दिया गया। एग्रीकल्चर बजट का एस्टीमेट जो लगाया उसको घटा दिया गया। ये लगातार जो मूलभूत जो सुविधाएं उनको काटने का काम करें, उनको कम करने का काम करें। नैनो डीएपी की बात कर रहे हैं, नैनो डीएपी जो नॉर्मल यूरिया की कालाबाजारी हो रही थी उसको रोकने के लिए लाए, लेकिन उसकी कीमत इन्होंने 1.5 गुना कर दी है नॉर्मल यूरिया की। ये नैनो डीएपी किसान कैसे प्रयोग करेगा? किसानों को लगातार धोखा देने का काम किया है। नए नए शब्द ले आते हैं हर चुनाव के अंदर, नए नए जुमले ले आते हैं हर चुनाव के अंदर, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। इन्होंने ही कहा था कि हम साल के 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दिए। एम्स की बात कर रहे थे कि 13 एम्स खोल दिए, फंक्शनल कितने हैं उसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने 2015 की रैली में बताया कि दरभंगा बिहार में एम्स खुल गया है, उसके बाद अभी 2021 में फिर बता दिया, बिहार गए 22 में तो फिर घोषणा कर दी दरभंगा एम्स की। जब दरभंगा के लोगों ने एम्स को ढूंढना शुरू किया तो कहीं मिला ही नहीं। लेकिन की घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी करती है। राजेश कटारा जी, ये जो तमाम चीजें से हैं, भरपूर था, जनता की नाउम्मीदी हुई इस बजट में। ना महंगाई पे बात हुई, ना रोजगार पे बात हुई, ना किसानों पे बात हुई, ना जो था किसी भी तरीके से जनता की किसी भी उम्मीद को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। राजेश जी, देवेंद्र यादव जी ने जो तमाम सवाल उठाए हैं, तमाम जो आरोप लगाए हैं, उस पर बीजेपी का एक ही है कि जब जुलाई में जो आम बजट होगा, पूर्ण बजट जो होगा, उसमें इन तमाम चीजों का ऐलान होगा। क्या मानते हैं? देखिए, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, पहले से इस पार्टी पे एक दाग लगा हुआ है कि जुमलेबाजी वाली पार्टी। दूसरा, इन्होंने जो भी वादा किए उस वादे को छोड़ करके आगे नए वादे पे चले जाते हैं। 2014 में जब इनकी सरकार आई, क्या क्या वादे इन्होंने किए, उस वादे को क्या अगले चुनाव में लेके गए? नोटबंदी का वादा क्या देश को बताया इन्होंने कि नोटबंदी में कितना फ़ायदा हुआ, कितने लोग मरे रोडों पर लाइनों में लग करके? क्या उसका फ़ायदा इन्होंने गिनाया कि वो लोग क्यों मरे?
उससे ये फ़ायदा हुआ मरने वालों से भी। इसी तरह से 2 करोड़ रोजगार का बात हो, काला धन की बात हो, काला धन पर क्या बात हुई, डीजल पेट्रोल 20-25 रुपये लीटर मिलेगा, उसकी बात नहीं की इन्होंने। तो आगे से आगे चले जाते हैं, इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। सब लोग जानते हैं ये जुमलेबाजी जो नाम पड़ा है ये सही पड़ा है, और सारे लोग इसको बहुत अच्छी तरह लेकिन से कहते हैं कि जनता खुश है हिंदुस्तान की। देखिए, जनता खुश होना, आप जानते हो जनता क्यों खुश है। आज देश में सच्चाई बोलने की ताकत किसी में नहीं है, कोई आदमी देश में आज सच्चाई नहीं बोल सकता। आप देखिए, कल एक मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री निवास में जाकर के अरेस्ट कर लिया गया, ये देश के इतिहास में पहला एक वाक्य है। अब बताइए आप, जिसने भी सच्चाई बोली, चाहे इनकी पार्टी का हो, उनकी क्या दुर्दशा कर दी गई, उन लोगों को किस तरह का रास्ता तक दिखा दिया गया। आज कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ बचा है आप कह रहे बताइए। हैं सोरेन आज साहब राजतंत्र है। सोरेन साहब के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि सोरेन साहब सच हैं और जो ईडी ने जो चीज़ें पाई हैं वो सब झूठ हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना। ये कहना चाह रहे हैं कि आज तक पहली बार हुआ तो ये शायद जयललिता को भूल गए, चाहे लालू प्रसाद यादव को भूल गए, वो सब मुख्यमंत्री थे जब वो गिरफ्तार हुए, उसके बाद में उन्होंने सेकंड मैन को खड़ा किया। ये सर थोड़ा इतिहास भी देखिए, और सारे जो व्यक्ति आ रहे हैं वो 400 करोड़ रुपए उनके घरों से मिल रहे हैं, वो आपके लोग हैं। थोड़ा देखिए, थोड़ा सा गिरेबान में झांक के देखिए। सचिन जी अजीत पवार जी भी थे, उन पर कितना आरोप लगा, और दूसरे दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो सारे आरोप धुल गए, वो वॉशिंग मशीन में धुल गए वो। चलिए, ये एक मुद्दा कुछ अलग हो जाएगा हमारे विषय से हटके। स्वप्निल जी, आपका आखिरी कमेंट चाहेंगे इस अंतरिम बजट पर और आने वाले जो जुलाई में पूर्ण बजट होगा उस पर, और क्या मांग रखते हैं कि क्या होना चाहिए खासकर महिला उद्यमी के लिए? जुलाई में जो बजट आने वाला है उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि हमारे राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार बीजेपी ही है, तो हम चाहेंगे कि हमें और स्नेह और प्यार मिले बजट में। नहीं, जुलाई से पहले इलेक्शन हो लेंगे। ये स्टेट बजट को लेके बोल गए जी, जुलाई बजट नेक्स्ट इलेक्शन जी, यस, यानी उम्मीदें काफ़ी हैं। उम्मीदें काफ़ी हैं, जी। और जैसा बजट में बोला गया है, उम्मीद है कि एग्जीक्यूशन उससे ज़्यादा बेहतर होगा और उससे ज़्यादा अच्छी हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। चाहे जैसे सरकार किसी की भी हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, बिल्कुल। जैसे स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया के रूल्स आए हैं, जैसे गाइडलाइंस आई हैं, उसमें प्रैक्टिस भी इक्वली होनी चाहिए। जैसे मुझे एक चीज़ मिसिंग लगी थी स्किल इंडिया में कि हमने सारी यूनिवर्सिटीज़ को, आईआईटीज़ को, एम्स को टारगेट करा, पर हमने मेजर एजुकेशन रूरल एरिया में मिस आउट कर दिया, और फिर जब बेरोज़गारी की बात आती है तो हम सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वहीं ढूंढते हैं। तो एग्जीक्यूशन में चाहूँगी कि हम टियर 1, टियर 2, टियर 3 सब सिटीज़ में यूनिफॉर्मली ही एग्जीक्यूट करेंगे, तो मुझे लगता है हम एक बेहतर भविष्य की तरफ, और जो हम ग्रोथ देखते हैं, अप स्केल देखते हैं, और एक इक्वल सोसाइटी बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मनीषा जी, आपका आखिरी कमेंट। सर, एक उद्यमी होने के नाते मैं यही चाहूँगी कि सरकार एक तो प्रीशियस मेटल्स के ऊपर टैक्स को कम करे, लाइक गोल्ड बार के ऊपर 15% से लेके 4% तक ला सकते हैं, सिल्वर के ऊपर 10 to 4% ला सकते हैं, एंड प्लेटिनम पे जहाँ अभी 12.5 है वहाँ पे 4% तक लाया जा सकता है। उससे सर, उससे बेनिफिट ये है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो वहाँ पे हम एक अनकॉम्पिटिटिव सिचुएशन पे आ जाते हैं। उसी के अलावा सर, अभी जो करंट इंटरनेशनल थिंग्स जो हमारे वॉर फेस कर रहे हैं हम, उनकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। आप लोगों ने काफ़ी खबरें सुनी हुई होगी कि डायमंड पोल्कीज़ के का रेट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, उसकी वजह से ऑफ कोर्स हमारे पास रॉ प्रोडक्ट की थोड़ी कमी भी हुई है, और जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो बहुत एक्सपेंसिव है सर, तो उस पर भी टैक्स हमें 5% से आई गेस 2.5% तक लाना चाहिए। इसी के अलावा सर कुछ सेफ़ हार्बर रूल्स होने चाहिए जिनके थ्रू हम लोग एक्सपोर्ट और अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि इंडिया देखा जाए तो सर हम लोग के पास में बहुत रिच हैं हम लोग, ज्वेलरी इंडस्ट्री से मानिए या जो भी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब में, तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट या ये जो या आप क्या बोलेंगे, हमारे पास जो भी हम धरोहर हमारी है या जिस चीज़ को हम संभाल रहे हैं वो आगे तक पहुंचनी चाहिए। हमारे कारीगर, हमारे मैन्युफैक्चर, हमारे पास बहुत अच्छे आर्टिशियंस है सर, सो वो चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे जानी चाहिए, और उसके लिए सरकार हमें सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी में रिडीम करके ही, उसको कम करके ही सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो मेरा सरकार से वही अनुरोध रहेगा। देवेंद्र जी, आखिरी कमेंट।
देखिए प्रदीप जी, ये जो पूरा बजट जो था ये सिर्फ जुमलों से भरपूर था। जनता की उम्मीद एक बार फिर से तार-तार हुई है। चाहे राजस्थान की बात की जाए या चाहे देश की बात की जाए, राजस्थान में ERCP, सोलर परियोजना, रिफाइनरी योजना, तमाम ऐसे मुद्दे थे जहां राजस्थान की जनता का जो उम्मीद थी, उन उम्मीदों को मोदी सरकार ने तोड़ा है। देश की जनता की अगर बात की जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और महंगाई से राहत की बात हो, सभी जगह मोदी सरकार ने जनता की उम्मीदों को तोड़ा है। देश के युवाओं को रोजगार की उम्मीद थी, लेकिन आज के पूरे बजट में जॉब और एम्प्लॉयमेंट सब तक लेने में निर्मला सीतारमण जी घबरा रही थी। एक बार भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। देश के किसानों ने, जिन 700 किसानों की हत्या मोदी सरकार ने MSP के नाम पर कर दी, उन किसानों का जो उम्मीद थी कि आखिरी बजट, अंतरिम बजट इसमें तो शायद कुछ किसानों के लिए होगा, लेकिन ना कर्ज माफी हुई ना MSP पे बात हुई, उनको भी धोखा दिया गया। देश की महिलाओं की बात करने वाली ये पार्टी ये भूल गई कि बृजभूषण जैसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी। देश के खिलाड़ियों का श्रेय लेकर के अपना नाम चमकाने वाली भारतीय जनता पार्टी भूल गई कि कुश्ती संघ को बर्बाद करने वाले बृजभूषण और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई कब भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो देश की जनता को आज पूरी तरीके से धोखा दिया गया। देश की जनता आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। अब समय दूर नहीं है, सरकार बदलेगी और देश के हालात भी बदलेंगे। चलिए राजेश जी, संक्षेप में अपना आखिरी कमेंट। देखिए, सरकार ने जो बजट पेश किया उससे लग रहा है कि आखिरी बजट होना चाहिए इनका। दूसरा ये, अगर बात करते कांग्रेस ने मनरेगा चलाया, शासनकाल का तो आखिरी बजट था, कांग्रेस ने मनरेगा चलाया, इस बात पे जवाब देते कि कांग्रेस ने गरीब लोगों के लिए ये चीज़ की, हमने उनको उठा करके इतना ऊपर और कर दिया, वो मनरेगा छुट्टी मिल गई उनको, हमने उनको रोजगार दे दिया, तो वो थोड़ा अच्छा रहता, जनता में एक मैसेज जाता, हमने उनको उनका स्तर ऊपर उठा दिया। ये टैक्स की बात करते हैं, पर ये बात नहीं करते हमने किन लोगों को, आज कोई 4th क्लास में भर्ती हुआ तो हम उसको कोई 3rd ग्रेड में ले गए, 2nd ग्रेड में ले गए, उस तरह का इन पर कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक, ये जी सचिन जी आखिरी कमेंट संक्षेप में। युवाओं की बात, जैसे इन्होंने कहा, युवाओं के मामले में हमने कहा नौकरी नहीं, हम स्वावलंबन की बात करते हैं। 1.4 CR युवाओं को स्किल इंडिया के तहत ट्रेन किया गया है और 54 लाख युवाओं को रीस्किल्ड किया गया है, उनको नई टेक्नोलॉजी से स्किल किया गया है। साथ ही बात की स्कूल्स की तो 3062 स्कूल का अपग्रेडेशन हुआ, एलिमेंट्री से सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए 235 न्यू रेजिडेंशियल स्कूल हॉस्टल ओपन हुए हैं। 97,000 स्कूल्स के अंदर एडिशनल क्लासरूम्स स्ट्रेंथन किए गए हैं और 1.2 लाख स्कूल्स को हमने ICT एंड डिजिटल इनिशिएटिव में भी लेके आए हैं। आपने मुझे आंकड़ों के लिए मना किया था, इसलिए मैंने अभी तक आंकड़े नहीं बोले, नहीं तो आंकड़े ऐसे हैं जो देखकर और समझकर आप जान सकते हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो सच्चाई में हुआ है, क्योंकि आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये गवर्नमेंट से जो रिपोर्ट्स दी हैं उसके आंकड़े हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलते। तो 30.3 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड क्रॉस हो चुके हैं। सचिन जी, कुल मिलाकर आंकड़ों का, जब भी बजट पेश होता है, बजट पर चर्चाएं होती है, बहस होती है, तो आंकड़ों का जो एक पुलिंदा जो होता है वो आम आवाम के सामने होता है, उसके सामने वो एक आंकड़ों की मोटी किताब रख दी जाती है और उसी में आम जनता उलझकर रह जाती है, उन पन्नों को पलटती है, लेकिन उसमें लिखी इबारत पर वो शायद लगता है समझ नहीं पाती। लेकिन जो भी कुछ होता है, कहा यही जाता है कि हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम पब्लिक के लिए हैं। बहरहाल, आज की बजट पर बहस इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।